हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग इस अपने वीडियो सेक्शन के अंतर्गत साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज साइंस के इन क्वेश्चंस को भी आपको जीएस 2022 की सीरीज में तैयार करना है, जिससे कि आप आगे टेस्ट में अच्छा कर सकें, एग्जाम्स में अच्छा कर सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं आज। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक या बुक के लेखक या राइटर कौन है? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक या बुक के लेखक हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसी पुस्तक में सेल की खोज की थी, सेल के बारे में बताया था, कोशिका के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये जो है रॉबर्ट हुक पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका या सेल का लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई, कोशिका या सेल की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई लगभग कितनी होती है? यानी यूनिट में बताना है, उसकी इकाई में बताना है कितनी होती है। तो ये होती है 10 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन। जनरली 10 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन या म्यू होती है, और 1 माइक्रोन जो है बहुत ही सूक्ष्म होती है कोशिका। 1 माइक्रोन जो है वो 10 टू द पावर -6 मीटर होती है, 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लॉन्गेस्ट सेल या लंबी कोशिका किसकी होती है? तो वो उसका आंसर है ह्यूमन नर्व सेल्स, मनुष्य की तंत्रिका कोशिका, ह्यूमन नर्व सेल्स या ह्यूमन तंत्रिका कोशिका, मनुष्य की तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं वो सेल या साइटोलॉजी, अगर देखें तो सेल से रिलेटेड, साइटोलॉजी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में या किस पार्ट में, कोशिका के किस भाग में या किस पार्ट में रेस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं? रेस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका के किस पार्ट या किस भाग में रेस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसी की सहायता से वहाँ पर जो है वो क्रेब्स साइकिल का निर्माण होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है कि कोशिका में या कोशिका के किस भाग को, किस पार्ट को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोशिका में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन निर्माण के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम इसके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है या मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका से रिलेटेड जो है, अगला प्रश्न है कोशिका के न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो कोशिका के न्यूक्लियस में, कोशिका के केंद्रक में, इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका के न्यूक्लियस में या केंद्रक में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 70% प्रोटीन होता है। प्रोटीन की मात्रा जो है वो, प्रोटीन की मात्रा 70%, नियर अबाउट 70%, सबसे ज़्यादा
न्यूक्लियोप्लाज्म में या केंद्रिका द्रव्य में कितना क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक, मैक्सिमम प्रोटीन होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो है 10% डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डीएनए स्ट्रक्चर के लिए, डीएनए संरचना के लिए, डीएनए स्ट्रक्चर के लिए या डीएनए संरचना के लिए वाटसन एवं क्रिक को, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एवं क्रिक को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1962 में, 1962 में जो है उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका में या सेल में किस प्रकार का आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है? तो कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। एक आरएनए या राइबोसोमल आरएनए होता है, एक टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए होता है, और एक एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए होता है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, 80% जो है वो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है कोशिका के अंदर। और यही क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगले पेज पे आ जाते हैं हम लोग। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो 23 पेयर होती है, 23 पेयर। ये ह्यूमन की बात हो रही है, यानी 46 होती है, 46 होती है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्रोमोसोम से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और उसके बाद फिर डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम में जो है उसके बाद डीएनए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है प्लास्टिड्स या लवक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिड्स या लवक, ठीक है। प्लास्टिड्स या लवक जो है, तो प्लास्टिड्स या लवक जो है वो किसकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स या लवक जो है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में या ह्यूमन सेल में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिड्स या लवक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड्स या लवक जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड कहां पाए जाते हैं? प्लांट्स में। अब ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये जड़ों में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फ्लावर्स में, फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। फ्लावर एंड फ्रूट्स में पाया जाता है, उसके कवर पार्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का, ये जो है लीव्स में पाया जाता है, लीफ में या
स्टेम में पाया जाता है, तनों में पाया जाता है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ह्यूमन सेल में सेल वॉल के स्थान पर, कोशिका भित्ति या सेल वॉल के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो ह्यूमन सेल में सेल वॉल या कोशिका भित्ति के स्थान पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत, किस प्रोसेस के अंतर्गत, किस प्रक्रिया के अंतर्गत डीएनए आरएनए में परिवर्तित होता है? डीएनए आरएनए में ट्रांसफॉर्म होता है, परिवर्तित होता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए डीएनए में परिवर्तित होता है? अब इसी का रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन फिर है कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत, किस प्रोसेस के अंतर्गत डीएनए में परिवर्तित होता है? डीएनए किसी दूसरे डीएनए में परिवर्तित होता है, चेंज होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, ठीक। और एक और ऐसा क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड जो है, किस प्रोसेस के अंतर्गत आरएनए प्रोटीन के रूप में परिवर्तित होता है? आरएनए प्रोटीन में परिवर्तित होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो सेल या साइटोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके सामने आए। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन सेक्शन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन सेक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट एरिया जो क्वेश्चन का दिख रहा है वो एनिमल टिश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, एनिमल टिश्यू या हिस्टोलॉजी या स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। अभी सेल का आपने क्वेश्चन देखा, अब एनिमल टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, एनिमल टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एनिमल टिश्यू से रिलेटेड अगर हम पहला क्वेश्चन यहां पर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शरीर के बाहरी आवरण, स्किन, सबसे बाहरी आवरण क्या है? स्किन। एक्सटर्नल कवर पार्ट ऑफ बॉडी, स्किन का निर्माण किस प्रकार के ऊतक या टिश्यू से होता है? तो उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से जो है हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे हम फुल बॉडी की बात करें या स्टमक की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, उसका जो इंटरनल पार्ट है वो और दूसरा टिश्यू होगा, लेकिन एक्सटर्नल पार्ट जो कवर पार्ट है वो जो है वो एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक से जो है वो बना होता है, इस प्रकार के टिश्यू से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल्स बताइए। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का बॉडी में अगर उदाहरण है तो सबसे बड़ा उदाहरण है ब्लड, ठीक है, ब्लड एंड बोन्स। ब्लड और बोन्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है,
ठीक है, हमारे शरीर के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक की इकाई को, यूनिट को किस नाम से जाना जाता है? तो नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक की इकाई को जो है वो न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। और न्यूरॉन जो है वो हमारे ब्रेन या हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इकाई है। ठीक है, ये मैसेंजर की तरह काम करता है बॉडी में, मैसेंजर की तरह से कि शरीर से कोई भी सूचना न्यूरॉन टू न्यूरॉन मस्तिष्क तक जाती है और वहां से शरीर के किसी भाग तक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में या बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में, मैक्सिमम क्वांटिटी में या सर्वाधिक मात्रा में जो है वो कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, 40 to 50%। 40 to 50% जो है हमारी बॉडी का वो मस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, ये जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में या बॉडी में, शरीर में या बॉडी में मूवमेंट या गति के लिए, मूवमेंट या गति के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्स, कहीं भी गति के लिए, अंदर हो बाहर हो, तो उसका आंसर भी होगा मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू के द्वारा जो है वो हमारे शरीर में गति होती है। ठीक, अब इसके बाद है अगला, मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार का होता है? पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार का होता है? तो पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू यानी रेखित पेशी ऊतक। दूसरा है अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, अरेखित पेशी ऊतक। और तीसरा है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, हृदयक पेशी ऊतक। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू रेखित पेशी ऊतक, लाइनें बनी हुई हैं, रेखित पेशी ऊतक जो लाइनें बनी हुई हैं, यानी रेसे वाली पेशियां जो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं उनको स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अनस्ट्रेटेड जो चिकनी पेशियां होती हैं, स्टमक के अंदर पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती हैं, और हृदय की जो पेशियां होती हैं उनको कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित पेशियों में, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में, रेखित पेशियों में या स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में पाई जाने वाली, रेखित पेशियों में या स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में पाए जाने वाले किस प्रोटीन के कारण, किस प्रोटीन के कारण शरीर में ऐच्छिक गति होती है? बॉडी में वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, शरीर में ऐच्छिक गति होती है। तो 2 प्रोटीन पाए जाते हैं जिनके कारण ऐच्छिक गति होती है, एक है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की जो है उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में ये रेखित पेशियों में हाथ और पैर में विशेष रूप से पाई जाती हैं,
और जिससे हमारे शरीर में जो है वो ऐच्छिक गति होती है, वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, ऐच्छिक गति होती है या वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस जो है टिश्यू, एनिमल टिश्यू से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक, तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंतर्गत, क्वेश्चन आंसर के सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको जो है अभी दो साइंस के, बायोलॉजी के 2 चैप्टर के क्वेश्चन कराए, साइटोलॉजी और एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग साइंस के चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो है वो कल करेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को भी जीएस 2022 की सीरीज के अंतर्गत आप नोट करिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो जल्दी ही आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से आप तैयार करते रहिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।